बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा लास्ट हमने एक्सरसाइज जो 7C है उसका एक पार्ट 1 का एक लेक्चर हमने किया था, उसको हम आज उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो इसमें मेनली हमने अभी तक जो दो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, एक तो है इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं कि जिनके आपके पास एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट भी सेम हो और उनकी डायरेक्शन भी बेटा क्या होती है, सेम होती है। और पैरेलल वेक्टर्स में हमने डिस्कस किया था कि A इज़ इक्वल टू एम बी। अगर दो वेक्टर्स को हम इस फॉर्म में लिख सकें कि जिनके कोई ना कोई आपका स्केलर मल्टीपल हो जाता है, तो दिस टाइप ऑफ वेक्टर्स आर नोन एज द पैरेलल वेक्टर्स। इसी के साथ हमने ये भी किया था कि A की मैग्नीट्यूड दैट विल बी इक्वल टू एम बी मैग्नीट्यूड, ये भी क्या होती है बेटा, सेम होती है। ठीक हो गया। अब अपने पास कोई भी वेक्टर है, जब हम उसकी मैग्नीट्यूड निकालते हैं, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस किया हुआ है। इसमें एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं ज़रा। इसके जो एक्सरसाइज है हमारे पास है 7C, उसके क्वेश्चन रिलेटेड एक क्वेश्चन मेरा आपके पास आ रहा है। क्वेश्चन नंबर ये 17 जो है, इसका डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा, ये आपके पास क्या आ रहा है कि इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 16, उसके बाद हम उस पर चलते हैं। ठीक है बेटा, देखिए ये क्वेश्चन है 16, L द पॉइंट -3 2 एंड M इज़ द पॉइंट T6, एक्सप्रेस LM एज अ कॉलम वेक्टर, और इफ़ LM इज़ पैरेलल टू P फाइंड, यानी आपके पास एक P वेक्टर दिया हुआ है 8 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे, वैल्यू ऑफ T if instead LM मतलब magnitude of LM is equal to magnitude of P, find two possible values of T। ठीक है, अब इसके लिए आपने एक कॉन्सेप्ट यूज़ ध्यान में रखना है। ये पहला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम एक पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जी, इसमें देखिए बेटा, अगर हमारे पास एक एक्स एक्सेस है और एक वाई एक्सेस है, अब अगर हम कोई भी एक पॉइंट लेते हैं, लेट करते हैं यहाँ पे आपके पास ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 आ रहा है। इसी तरह ये आपके पास अगर सपोज हम कहते हैं 2 है, 4 है और ये 6 है। एक पॉइंट में ले रहा हूँ यहाँ पे, लेट करते हैं x3 है जी और y 6 है, तो ये 3 और 6 ले रहे हैं। इस पॉइंट को हम नाम दे रहे हैं, कोई चलें P पॉइंट का नाम दे रहे हैं। ठीक है, अब आप देखें, जब भी कोई आप पॉइंट लिखेंगे इस फॉर्म में, एक्स और वाई की फॉर्म में, इसे कहते हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म। क्या कहते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट फॉर्म। ठीक, लेकिन जब हम इस O को P से ज्वाइन कर दें तो ये क्या बन जाता है, एक वेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो OP दिस इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर। इसे क्या कहते हैं बेटा, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर की जो डेफिनेशन होती है वो होती है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। इसको जब हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तब हम इसको इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लिख लेंगे एक्स और वाई की फॉर्म, इस फॉर्म में। तो ये दो फॉर्म्स आपके पास आ गए, दिस वन इज़ अ कोऑर्डिनेट फॉर्म और दिस वन इज़ अ वेक्टर फॉर्म। ठीक है, इसे क्या कहते हैं बेटा, ये वेक्टर फॉर्म आपके पास आ गई। क्लियर होगी। अब इसमें इसी के साथ एक चीज़ हम बात कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन की तरफ जाएंगे कि ये आपके पास लेट करते हैं, ये पॉइंट हमारे पास है O है जी, यहाँ पे A आ रहा है। देखें ये OA और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, पॉइंट आ रहा है जी B। अगर हम यूँ करें कि OA प्लस AB, ये हेड टू टेल रूल का हम कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, OA प्लस AB, इसका रिजल्टेंट क्या होगा अभी, जब हम हेड टू टेल में OA प्लस AB कर रहे हैं तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा अभी, हाँ जी क्या आएगा बेटा, OB इसका जो होगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट आ जाएगा। ठीक है जी, अब कैसे करेंगे इसको, ये हमारे पास ये रिजल्टेंट आ गया जो वाला। अब इसी के इस कॉन्सेप्ट के साथ हम एक चीज़ और अप्लाई करते हैं। सपोज आपको AB निकालना है तो क्या करेंगे, AB इज़ इक्वल टू OB माइनस OA। तो यूँ समझ लेंगे जिसमें भी पोजीशन वेक्टर का कॉन्सेप्ट होगा, जिसमें O का कॉन्सेप्ट होगा, तो उसको हम नॉर्मली इस तरीके से वेक्टर को सॉल्व करेंगे। लास्ट भी हम वेक्टर कर चुके हैं कि हमने PQ भी निकाला है, इस तरह भी किया है, लेकिन जब ये रिलेटिव टू O होगा तो फिर हम इसको लिखते हैं OB माइनस OA। इसको समझने का जो तरीका है, मैं यूँ लिख रहा हूँ सेकेंड माइनस फर्स्ट, सेकेंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे PQ, तो PQ में कैसे लिख सकते हैं हम, OQ माइनस OP, सेकेंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, OQ माइनस OP, लेकिन इसको
हाँ जी, ये देखें ये ओ ए है प्लस ए बी है, हेड टू टेल रूल का हो गया। ठीक है, इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, ओ बी बनेगा। ठीक, हेड टू टेल रूल, पहले वेक्टर का हेड है, दूसरे वेक्टर की टेल आपके पास आ रही है। हाँ जी, ये वाला जो है किया हुआ है। अगर हमें ए बी निकालना हो वेक्टर तो हम ओ ए को किस साइड पे ले जाएंगे, दूसरी साइड पे जब ले जाएंगे तो उसका माइनस क्या आ जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमने लिखा है कि ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूँ आपको, सेकेंड माइनस फर्स्ट। ठीक है, कोई भी वेक्टर हो, इसको सब जब सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के जो है आपके पास मतलब दो तरीके हो सकते हैं। अच्छा बेटा देखिए, अभी हम बात क्या कर रहे हैं, ए बी इज इक्वल टू, कॉन्सेप्ट क्या बता रहा हूँ बेटा आपको, सेकंड माइनस फर्स्ट। लेकिन क्योंकि अक्सर का हम हेड एंड टेल रूल यूज़ कर रहे होते हैं तो अक्सर बच्चों को ये जो है वो आसान लगता है कि अगर हमें ए बी निकालना है तो हम यूँ भी यूज़ कर सकते हैं, ए ओ यानी फर्स्ट से स्टार्ट करें और एंड करते हैं सेकंड पे, ए ओ प्लस ओ बी। तो ये दोनों मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं आप इसको, जब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है जी, ए ओ प्लस ओ बी कर सकते हैं या सेकंड माइनस फर्स्ट भी कर सकते हैं, बात फिर वहीं आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से ये नेगेटिव आ रहा है। अब इसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए बेटा, इसके रिलेटेड जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, लास्ट वीडियोज़ में हमने कुछ क्वेश्चन पहले कर लिए हैं, ऑलरेडी टेक्स्ट भी लगे हुए हैं। देखिए क्वेश्चन है, राइट डाउन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग एज अ कॉलम वेक्टर। ये क्या दिया हुआ है बेटा आपको, कोऑर्डिनेट फॉर्म दी हुई है। कौन सी दी हुई है, कोऑर्डिनेट फॉर्म। इसको जब पोजीशन वेक्टर में लिखेंगे, देखें फॉर एग्जाम्पल मैं इसे डी पार्ट को कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास एक है कि डी लिखा हुआ है, ये कोऑर्डिनेट फॉर्म। जब इसको हम ओ डी लिखेंगे पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में, तो क्या कर देंगे इसको, -4 और -9। तो दिस विल बी द वेक्टर फॉर्म। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपने इस तरह को इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, ये लिखा हुआ है बेटा, इफ़ पी क्यू एंड आर द पॉइंट्स। ये देखें, ये जो पॉइंट्स गिवन हैं ये कौन सी फॉर्म दी हुई है, ये आपके पास कौन सी है जी, कोऑर्डिनेट फॉर्म में। ठीक है जी, आगे लिखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉलम इन एज ए कॉलम वेक्टर्स। पहले क्या दिया हुआ है बेटा आपको, पी क्यू दिया हुआ है। तो देखें इस क्वेश्चन को आपने इस तरह करना है कि पहले जो आपके पास ये जो कोऑर्डिनेट्स फॉर्म है, इन्हें आप कन्वर्ट कर दें इन कॉलम वेक्टर्स फॉर्म में। ठीक है, तो कॉलम वेक्टर्स फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करेंगे बेटा, कि अगर हम इसको लिख लेते हैं पी को ओ पी, तो ओ पी क्या बन जाएगा बेटा आपके पास, 3 और -2। इसी तरीके से हम जब ओ क्यू लिखेंगे कॉलम वेक्टर फॉर्म में, क्या लिखेंगे भाई, ये बन जाएगा 2 और -4। ऊपर एक्स कंपोनेंट होगा, नीचे वाई कंपोनेंट होगा। अगर हम ओ आर लिखेंगे तो दैट विल बी, हाँ जी क्या होगा, 2 3। ठीक है जी, अब हमने निकालना है पी क्यू। अब क्योंकि ये रिलेटिव टू ओ आ गया, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ रिलेटिव टू ओ, तो मैंने अभी बात की है कि जब हम पी क्यू एक वेक्टर कॉलम निकालेंगे वेक्टर, ठीक है जी, तो उसके ऊपर ये साइन ऑफ एरो है। तो मैंने कहा था अभी सेकंड माइनस फर्स्ट। ठीक है जी, सेकंड माइनस फर्स्ट, इसका मतलब है जो ओ पी क्यू होगा वो भी होगा ओ क्यू माइनस ओ पी, सेकेंड माइनस फर्स्ट है बेटा। ये है कोऑर्डिनेट फॉर्म। कोई भी पॉइंट होता है, जैसे हमने अभी बात हमने की है कि जब आपके पास कोई पॉइंट होगा, ये सिंपल अगर पहले पॉइंट था तो एक कोऑर्डिनेट फॉर्म दिया हुआ था, सपोज वो एक्स और वाई की फॉर्म में। लेकिन जब हम ओ को पी से ज्वाइन करेंगे तो दिस विल बी अ वेक्टर। तो उस वेक्टर को फिर हम जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो फिर उसी ओ पी को हम फिर इस फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स और वाई के फॉर्म में। ठीक है, एक्स वाई। तो यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कि पहले हमने पी कोऑर्डिनेट फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमने पी को भी ओ पी वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, क्यू को भी इस तरह, आर को भी हमने वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करने जा रहे हैं, पी क्यू। तो पी क्यू का मैंने आपको एक जटा का तरीका बताया है, सेकंड माइनस फर्स्ट, ओ क्यू माइनस ओ पी। तो ओ क्यू बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, इसको देखिएगा, वो है हमारे पास 2 - 4, और ओ पी हमारे पास क्या आ रहा है जी, 2 और 3। तो एक्स कंपोनेंट को एक्स में से माइनस करेंगे, 2 - 2 दैट विल बी 0, और -4 - 3 दैट विल बी -7। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, ये कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास। अच्छा, इसी तरह आर पी की बात करें। अब आर पी मैं लिखूँ कैसे जी, कौन बताएगा मुझे ज़रा, कौन हेल्प करेगा। अभी जो बोल रहा हूँ मैं आपको, आर पी इज इक्वल टू, हाँ दोबारा बोलें थे, ओ क्यू। बेटा इसमें तो क्यू है ही नहीं ना, क्यू तो यूज़ नहीं कर सकते। हाँ जी, आप बोल रहे थे सेकंड माइनस फर्स्ट, तो ओ पी माइनस ओ आर। अब देखें ओ पी हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, 3 - 2, और ओ आर जो हमारे पास है वो है 2 3। अब इसको हम किस तरह लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट को एक्स में से माइनस करेंगे, 3 - 2 1 आ गया बेटा, -2 - 3
माइनस का 5, ये इसका आंसर आ गया। दूसरा मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर किसी को ये थोड़ी सी मतलब फ़ौरन क्लियर नहीं हो रहा तो उस आर पी को आप यूँ भी लिख सकते हैं आर ओ प्लस ओ पी, जो हम हेड और टेल रूल का यूज़ करते हैं, ठीक है ना जी, हेड और टेल रूल यूज़ करते हैं तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं। अच्छा बेटा देखें, अगर हम आर पी की बात करेंगे तो मैं यूँ भी इसको आप लिख सकते हैं आर के तौर पे कि आर पी स्टार्ट करें फर्स्ट लेटर से और एंड करें सेकंड से, ठीक है ना, हेड टू टेल रूल वाला। तो क्या लिख सकते हैं हम आर ओ प्लस ओ पी, ठीक हो गया। लेकिन देखिए आर ओ के लिए क्या होगा, आपको ये यूज़ करना है, ये हमने क्या लिखा हुआ है ओ आर, तो आर ओ जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इसकी बेटा जब चेंज की है तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, ठीक है, वो नेगेटिव वेक्टर आ जाएगा। तो आर ओ जो बन जाएगा वो बन जाएगा -2 -3, और जो हमारे पास ओ पी आ रहा है वो आपके पास वैसे दिया हुआ है 3 और -2। अब जब इसको ऐड करेंगे एक्स कंपोनेंट को एक्स कंपोनेंट से बेटा, वाई कंपोनेंट को वाई से, तो क्या आंसर आएगा जी 1 और -5। तो अब देखें आंसर इसका दोनों सेम है, तो जो भी आप मेथड इस्तेमाल करना चाहें। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर हम 16 की बात कर रहे थे, हम उस पर वापस आ गए। L इज़ द पॉइंट -3 2 एंड M इज़ द पॉइंट T6। फर्स्ट पार्ट है बेटा एक्सप्रेस LM एज अ कॉलम वेक्टर। अब आप देखिएगा जो हमने अभी डिस्कशन किए अब ये सारा हमें उसके अप्लाई कर रहेंगे। देखें LM वेक्टर की बात कर रहे हैं तो ये LM क्या कौन सी फॉर्म है बेटा, ये कोऑर्डिनेट फॉर्म है, ठीक है। हाँ जी हुसैन, इसको वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे, OL को वेक्टर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, -3 और /2 इस तरह करके, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में। और जो M है ये भी कोऑर्डिनेट फॉर्म है, तो जब ये OM को कैसे लिखेंगे भाई, अच्छा जी तैयब ने बताया है कि जो OM है इसको लिखेंगे हम T और 6 इस फॉर्म में, ठीक है जी, कॉलम वेक्टर बन जाएगा। तो LM जो है बेसिकली हम इसको लिख सकते हैं सेकंड माइनस फर्स्ट, OM माइनस OL, ठीक है जी। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया है कि अगर ये कुछ समझ आ जाए तो LM को यूँ भी लिख स्टार्ट कर सकता है LO, यानी फर्स्ट से स्टार्ट करे फर्स्ट लेटर से और फिर दरमियान में प्लस लगाना है, और OM, तो दोनों वेज ठीक है। हाँ जी OM हमारे पास बेटा क्या आ रहा है T6 और -OL हमारे पास आ रहा है -3 और 2। तो यूज में एक्स कंपोनेंट से एक्स कंपोनेंट निकालेंगे तो दैट विल बी T+3, ठीक है जी, और 6 - 2 दैट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 आपके पास आ जाएगा। पहला आपका आंसर ये आ गया। नेक्स्ट उसने क्या हुआ है कि इफ़ LM इज़ पैरेलल टू P, ठीक है, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ T, जो सेकंड पार्ट है। लेकिन इसमें देखेंगे जो P उसने दिया हुआ था आपको वैल्यू, इसमें वो दिया हुआ है 8 और 1, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ T। अच्छा बेटा देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, LM पैरेलल टू P का कॉन्सेप्ट क्या बनेगा बेटा, LM अब हमने निकाल चुके हैं ये वाली वैल्यू T+3 और 4। अब जब पैरेलल की बात करते हैं तो साथ हम कुछ स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे, दैट में बी M, दैट में बी K, और M × P उसने क्या दिया हुआ बेटा 8 1, ठीक है। लास्ट हमने इसके किस्म के क्वेश्चन किए थे, तो क्या बन जाएगा बेटा आपके पास T+3 4, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी 8M, और नीचे भी क्या आ जाएगा M आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें दो इक्वेशंस बन गई हैं कि T+3 = 8M एंड M = 4। तो ये देखिए यहाँ पे M की वैल्यू तो डायरेक्ट आ गई है, हमने M की वैल्यू नहीं निकालनी, बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K। तो हम जब M की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो T+3 = 8 × 4, ठीक है बेटा, तो T+3 = 32 बन जाएगा। तो जब हम T = इसको माइनस करेंगे तो दैट विल बी 29, ये आपके पास T की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है बेटा। अच्छा बेटा ये थर्ड पार्ट है कि उसने कहा हुआ है कि इफ़ इंस्टेड, इसके बजाय कि हम सेकंड पार्ट के बजाय थर्ड पार्ट में आ रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ LM = मैग्नीट्यूड ऑफ P। तो देखिए जब भी किसी वेक्टर की आप मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो फार्मूला होता है x² + y² उसका अंडर रूट। तो हम जब इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो x² + y², और जब हम दूसरे वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं वहीं x² + y², ठीक हो गया, उसका अंडर रूट। अब आप स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट कर सकते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें। तो ये देखिए कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये a + b होल का स्क्वायर बन गया, a² + b² + 2ab, 4 का 16 हो गया बेटा, 8 का 64 और 1 का 1 आ गया। फिर हमने इसको सिंपलीफाई किया है, 9 और 16 को ऐड करेंगे 25, इसको जब उधर ले जाएंगे 65 हो गया बेटा। तो आपके पास T² + 60 और
माइनस का 40 आ जाएगा। अब देखें इसका जब हम फैक्टर बनाएंगे बेटा तो 10 प्लस का 10t माइनस का 10 नहीं होगा क्योंकि हमें प्लस का 6 चाहिए, तो प्लस का 10 और माइनस का 4t माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अच्छा बेटा इसके ये फैक्टर बन गए, तो अगर आप पहले में से t कॉमन लेंगे तो दैट विल बी t प्लस 10, और यहाँ से हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, तो ये साइन क्योंकि नेगेटिव है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा t प्लस 10, तो t प्लस 10 दोनों में ले लिया बेटा हमने, तो यहाँ पे t माइनस 4 और t प्लस 10। तो इसको भी एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा सारे कि देखिए जब हम ये लिखते हैं ना कि a b इज़ इक्वल टू 0, प्लीज़ कि हम ये क्यों स्टेप करते हैं कि a b इज़ इक्वल टू 0 का मतलब होता है कि अगर दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर 0 हो तो उसमें 3 कंडीशन बेसिकली होती हैं। क्या होती है कंडीशन? या तो आपके पास फर्स्ट वैल्यू 0 होती है, या आपके पास सेकंड वैल्यू 0 होगी, क्योंकि अगर फर्स्ट वैल्यू 0 है और सेकंड वैल्यू अगर आपके पास 100 भी है तब भी आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। या तीसरी कंडीशन होती है कि दोनों ही 0 हों तब उनका प्रोडक्ट 0 हो सकता है। इसलिए हमें पता नहीं है कि इनमें से कौन सी वैल्यू 0 है, यानी ये भी एक आपके पास एक्सप्रेशन है और ये भी आपके पास एक एक्सप्रेशन है। इसलिए हम लिखते हैं कि आइदर, जैसे क्वेश्चन पूरा लिखते हैं, आइदर दिस वन इज इक्वल टू 0 और दिस सेकंड टर्म इज इक्वल टू 0, यानी ये भी 0 हो सकता है और ये भी 0 हो सकता है। तो उससे हमारे पास जो वैल्यूज़ आती हैं, यहाँ पे बेटा एक 4 आ रही है और एक क्या आ रही है आपके पास? -10। तो ये रिक्वायर्ड वैल्यूज़ ऑफ t आपके पास आ गई। ठीक है बेटा, समझा की बात की।